Recording too. Yes, ma'am. Yes. A very warm सभी का रेस ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो बहुत ही विख्यात प्रख्यात लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग फील्ड से और अलग अलग स्टेट से हैं। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज के हमारे इवेंट में जो अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, ये आज हम चर्चा पे सुनेंगे। सबसे पहले जो हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शिव कुमार सहदेव जी, उनका मैं परिचय देना चाहूंगी। शिव कुमार सहदेव जी जो कि प्रिंसिपल हैं शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। एट प्रेजेंट ही इज द प्रिंसिपल ऑफ शिवाजी कॉलेज। He did BSc in mathematics and MSc in mathematics from Delhi University. Also did PhD in mathematics from Delhi University. He have been teaching mathematics for last 27 years in Delhi University. Have been active members of Women Development Cell of Shivaji College. He edited coffee table books for Women Development Cell of College. Also active in National Service Scheme of our college. He has written and published several research papers in national and international journals. Supervised as a guide of 3 research theses. तो जो शिव कुमार जी हमारे बीच जो आज उपस्थित है, वो प्रारंभ से ही महिलाओं को की स्थिति को लेकर कार्य कर रहे हैं, वुमेन सेल के जरिए अवेयर कर रहे हैं और रिसर्च पेपर, इंटरनेशनल पेपर के थ्रू भी अवेयर कर रहे हैं। वैसे तो वो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। तो ऐसे गेस्ट स्पीकर आज हमारे इवेंट पे हैं। हमारी जो सेकंड स्पीकर हैं डॉक्टर तन्वी शाह, जो कि एक मेडिकल एडवाइजर है। शी वर्किंग एडवाइजर इन अ क्लिनिकल ट्रायल एंड फार्माकोविजिलेंस कंपनी, अहमदाबाद से हैं मैडम। और उनके बारे में एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, वो एज अ मेडिकल एडवाइजर हैं, एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो छोटे बच्चों के लिए भी कार्य कर रही है। जो छोटे बच्चों के गीत है जो क्षेत्रीय भाषा में है, उन क्षेत्रीय भाषा यानी कि गुजराती भाषा में जो गीत है उन्हें वो अपनी आवाज में प्रस्तुति दे रही है। व्हाट्सएप और विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनकी आवाज में वो गीत प्रस्तुत हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं। इस तरीके से जहाँ वो क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही बच्चों के अंदर एक अलग तरीके से गीतों के माध्यम से वो उन्हें आनंदित भी कर रही है। साथ ही भाषा का प्रचार प्रसार के साथ बाल विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं हर्षद शाह जी द्वारा रचित चिंतरिका का जो प्रकाशन है, उनकी कहानी भी वे अपनी आवाज में जनमानस तक पहुंचा रही है। तो मेडिकल फील्ड में होने के बाद भी वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ तन्वी शाह जी का। साथ ही हमारी एक और साथी है डॉक्टर स्वाति साहू, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से। वो अभी वर्तमान में वर्किंग है गवर्नमेंट कॉलेज छत्तीसगढ़ में, और जूलॉजी के प्रोफेसर होने के बाद भी वो भी विभिन्न प्रोग्राम में, वर्कशॉप में, सेमिनार में, रिसर्च पेपर के माध्यम से स्कूलों में भी जाकर महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, ताकि महिलाएं अवेयर हो और महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा योगदान रहे। और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में हम कोशिश कर रहे हैं, जो स्वाति जी हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे ना रहे। तो वो छत्तीसगढ़ के रूरल बैकग्राउंड एरिया में महिलाओं की स्थिति के लिए कार्य कर रही है। अभी स्वाति जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है, ठीक है, 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद वो हमारे बीच में जुड़ेगी। पर एक हमारी जो गेस्ट है वो स्वाति साहू जी है छत्तीसगढ़ से। साथ ही मैं हमारी जो रेस की फाउंडर है दीपिका दवे जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वैसे तो वो दिल से भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका जैसे जगह में रहकर वो आज भी भारतीयों के विकास के लिए सोच रही है। उनकी सोच का जो विस्तार है वो सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, वो
वो बच्चों के लिए भी कार्य कर रही हैं, उनका जो फाउंडेशन है, और वो पुरुषों के लिए भी कार्य कर रही है। उनकी जो समानता वाली सोच है वो सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं, वो सामाजिक उत्थान चाहती है, इक्वलिटी चाहती है कि हर तरीके से इक्वलिटी हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो विकास है वो सिर्फ महिलाओं का हो, वो सभी के विकास, युवाओं के विकास के क्षेत्र में भी वो कार्य कर रही है। और अलग अलग तरीके से वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि अभी कोविड है इसलिए हम फिजिकल रूप से सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, थोड़ा हेलो कनेक्टिविटी इशू है। हेलो सॉरी आवाज आ रही? मैं कुछ इंटरप्शन हो गया, नेटवर्किंग Yes, now we can hear you. Yes. तो रेस का जो फाउंडर है, जो हमारी दीपिका दवे जी, उनको भी मैं आज के इवेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उन्हें आगे के लिए भी मैं चाहती हूँ कि जो भारत के लिए वो सोच रही है, भारत के लिए जो कार्य कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, समय सीमा बहुत कम है। मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आज का जो हमारा वर्तमान स्थिति को देखते हुए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय सोच, परंपरागत या जो भारतीय कल्चर है वो क्या है। खासकर भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो इस वस्तुस्थिति से अवगत है। अभी भी अगर हम देखें तो आजादी के बाद से अगर हम अपनी स्थिति देखें तो 60 सालों में कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। जो भी प्रगति हुई है वो उथली है, सतही बिल्कुल भी नहीं है। आज भी यदि हम देखते हैं तो जो महिलाओं की स्थिति है, वो आप आंकड़े देखिए, जो अलग अलग राज्यों के आंकड़े बता रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं। ऐसे राज्य जो आपको दिखाई देते हैं कि जो मेट्रो सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका कलकत्ता हो, चाहे वो बॉम्बे हो, वहां भी महिलाओं के आर्थिक योगदान के लिए मैं बात करूं तो एक जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे चौंका देने वाला सर्वे है। और ये जो सर्वे हुआ है वो वेस्ट इंडिया इनकम एंड सेविंग का जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं के संबंध में अभी भी देश की प्रगति का सूचक नहीं है। अगर मैं आपको एक डाटा बताऊं तो महिलाओं की कुल जनसंख्या का 13% ही आज भी काम करने के लिए बाहर जा रहा है। खासकर जो परंपरागत सोच है, जो एक सोच बनी हुई है कि वे महिलाएं जिनके घर में गरीबी है या जिनके जो पुरुष मुखिया है, उनकी जो इनकम है वो अच्छी नहीं है, तभी महिलाएं काम के लिए बाहर जाती है, या जिनके घर में कुछ कमी है वही आर्थिक तंगी को फेस करते हुए बाहर जा रही हैं। ये सोच हमारी परंपरागत सोच थी। ये भी कहा जाता था कि जो अच्छे घर की महिलाएं हैं वो काम के लिए बाहर नहीं जाती हैं, या जो बड़े घरानों से जो महिलाएं संबंधित रखती हैं वो काम पे नहीं जाएंगी। ये हमारी परंपरागत सोच थी, उसे अच्छा नहीं माना जाता था। अभी भी इस सोच में अगर मैं देखूं तो थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो अगर हम एक डेटा लें तो 10 महिलाओं में से जो 9 महिलाएं हैं, प्रति 10 महिलाओं में से जो 9 महिलाएं हैं वो अभी भी असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है। ऐसे बहुत ज्यादा आपको बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में वो नहीं दिखाई देंगी, इंडस्ट्रियल एरिया में वो आपको बहुत कम दिखाई देंगी। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जहाँ अभी भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर मैं देखूं, हम लोग हमेशा सोचते हैं जो टेलीविजन में हमको दिखाया जाता है, खासकर महिला दिवस पर आप देखिएगा तो महिला दिवस में कुछ खास फील्ड में ही महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, और उसमें भी जो हमें जो नाम गिनाए जाते हैं वो उंगलियों पर ही हम गिन सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी है या आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। अगर गांव की तरफ में जाती हूँ तो आपको हैरान होगा कि गांव में शुरू से ही 35% महिलाएं खेती के कार्य से जुड़ी हुई है। मतलब शहरी क्षेत्र की महिलाओं से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है। गांव में शुरू से ही महिलाएं काम कर रही है, और ये जो प्रतिशत है, ये जो महिलाएं हैं, जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं, वो 50,000 रुपए प्रति माह तक इनकम अर्न करती है। लेकिन क्या महिला स्वतंत्रता का मतलब, महिला की इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब सिर्फ कमाना है? ये महिलाएं कमा तो रही हैं, लेकिन स्वेच्छा से खर्च करने की आजादी इन्हें आज भी नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन लेने की आजादी आज भी नहीं है। आज भी ये अपने पैसों को अर्न करती हैं, लेकिन खर्च करने के लिए इन्हें किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 26% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी स्वेच्छा से पैसे खर्च नहीं कर सकती। साथ ही शहरी क्षेत्र में जो वार्षिक आय है 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की जिनकी फैमिली इनकम है जिन लोगों की, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं कि केवल 13% महिलाएं नौकरी पर जा रही है। मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ 13% महिलाएं नौकरी पर जा रही है, और जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है उनके घर से 11% महिलाएं नौकरी पर जा रही है।
यानी इनकम के बेस पर आप देखिए तो ये प्रतिशत बहुत कम है। और गांव में यही चीज 5 लाख रुपए से भी जिनकी इनकम है वहां पर सिर्फ 4.9% महिलाएं काम के लिए निकलती हैं। यानी यहाँ पर सीधा ये माना जाता है कि यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो महिलाओं को काम पर जाने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय सोच अभी भी चली आ रही है। यानी सीधे सीधे संबंध रखा जाता है कि घर की आर्थिक स्थिति से महिला जाए, अगर गरीब है तो जाए, या अगर मजबूत घर से है तो वो काम पर ना जाए। अच्छा नहीं माना जाता था। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर भी ये डाटा चौंकाने वाले हैं। पंजाब में 4.7% महिलाएं काम पर जा रही हैं, हरियाणा में 3.6% और दिल्ली में 4.3%, यूपी में 5.4%, वहीं बिहार में 16.3% महिलाएं काम पर जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ में भी जो महिलाएं काम पर जा रही हैं उनका प्रतिशत सिर्फ 11% है। 11% महिलाएं काम पर या रोजगार के लिए जा रही है। लेकिन जो दक्षिण क्षेत्र है हमारा, जिसे माना जाता है कि जो दक्षिण का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा साक्षर क्षेत्र है, वहाँ बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं, साक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए अन्य राज्यों से यदि मैं तुलना करूं तो साउथ की कंडीशंस बहुत बेहतर है। साउथ में तमिलनाडु में यदि हम देखेंगे तो 39%, आंध्र प्रदेश में 30.5% और कर्नाटक में 23.7% महिलाएं काम पर जा रही है। पर क्या ये पर्याप्त है? क्या ये प्रतिशत हमारी आर्थिक प्रगति के सूचक है? क्या इससे ये पता चलता है कि जिस देश में 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए वहाँ पर ये आंकड़े हैं? बस इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज एकत्रित हुए। हम बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण महिलाएं खुलकर आज भी आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं बन पाई है, क्यों हमारे देश के आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए आज रेस फाउंडेशन ग्रुप ने इस ऑब्जेक्ट को रखा है। ये बहुत अच्छा विषय है। उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक सार्थक चर्चा करेंगे और इस पर एक सारगर्भित हमारे पास एक सारांश आएगा, जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए दीपिका जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज के प्रोग्राम के लिए इंट्रोडक्शन स्पीच दें। दीपिका जी, Thank you, Dr. Kirti Srivas. Good evening, everyone. Welcome and thank you all to our guest speakers, Dr. Swati Sahu, Dr. Shiv Kumar Sahadev, Dr. Tanvisha, and all attendees for joining us today for this event of significance of financial independence of women in India from race. We are proud and privileged today to have the opportunity to have you all in this session. Hope everyone is doing well and safe. Before I introduce myself, let me say a few words about Dr. Kirti Srivas. Dr. Kirti Srivas खुद KH कॉलेज के फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, जिनके 18 इयर्स का एक्सपीरियंस के दौरान उन्होंने 2 इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर रिसर्च पब्लिकेशंस किए हैं। रेस के साथ वो शुरुआती दौर से जुड़ी हुई है और खुद अपना टाइम, नॉलेज एंड एफर्ट्स देकर रेस के महिलाओं के सशक्तिकरण के कॉज के लिए सहभागी है। उसके लिए हम डॉक्टर कीर्ति श्रीवास को थैंक यू करना चाहेंगे। अब मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के दरमियान कई लोगों को अपने व्यसनों से लेकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर सामाजिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। इसलिए जब मैंने सोशल मीडिया और सब आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, महिलाओं के कल्चरल, सोशल एंड फाइनेंशियल टॉपिक्स पर लिखना शुरू किया, तो जब लेडीज के मुझे फोन आने लगे तो पता चला कि समस्या तो बहुत बड़ी है। हमें इन सामाजिक मानदंडों, रूढ़ियों और पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ाई जारी रखकर इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। So I believe that if we want to bring change in our community, begin from self. And so I'm extremely proud to have founded the Race Global Foundation, a 501c3 non-profit organization, in May 2019 to educate, engage and empower young people to build a support network in USA and India. RACE has primary mission of providing support network focusing on delivering programs to enhance financial literacy, drug awareness and women empowerment. हम केवल महिलाओं को ही जागरूक नहीं करते हैं, पुरुषों को भी करते हैं। रेस का मानना है कि
महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। उनके बीच जो भी अंतर है वो समस्या नहीं, एक समाधान है। रेस ग्लोबल फाउंडेशन युवा पीढ़ी के लिए अपने जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि रखता है। इसलिए उन्हें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में सफल होने के लिए और एक खुशहाल, शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन जीने में मदद की राह पर उन्हें मार्गदर्शक करके, एंगेज करके हम एक्टिवेट भी करते हैं और एम्पावर करने की उम्मीद रखते हैं। अब 2020 की बात करें तो 2020 सिर्फ नया साल नहीं शुरू हुआ था, एक नई डेकेड शुरू हुई है। अगर विमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो सोशिएटल इश्यूज जैसे कि इक्वालिटी एंड जस्टिस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, पॉवर्टी एंड डोमेस्टिक इश्यूज एज फाइनेंशियल अब्यूज as well as income insecurity, और जैसे डॉक्टर श्रीवास ने कहा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। इन सब बातों पर हमें चेंज लाने के लिए, बहुत बड़ा सैलाब लाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस डेकेड में, क्योंकि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मेन एंड वीमेन के बीच, वीमेन का 5.5% है जबकि मेन का 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आई मीन विमेन का 6.2 unemployment rate है। So it is also estimated that 46% of women are not too confident or not at all confident about their ability to live comfortably after taking their own independent financial decisions. So compared to 31% men who feel that way. So महिला सशक्तिकरण के चर्चे चाहे हम कितने भी करें, सेमिनार्स करें, महिला सशक्तिकरण पर योजनाएं बनाएं या महिलाओं का हर क्षेत्र में सफल साबित होने के बावजूद भी आज भी हमें इस आधुनिक समय में इस मुद्दे पर कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण का कितना महत्व है, अगर ये समझाने के लिए भी हमें बात करनी पड़े तो हमारे समाज का ये एक प्रतिबिंब ही है। महिलाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से अगर सशक्तिकरण नहीं होता है तो सशक्तिकरण की बातें सिर्फ हवा में उड़ते गुब्बारे ही है। हमारे देश में हर महिला को आर्थिक स्वतंत्र होने की जरूरत है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तब कहा जाता है जब बिग पिक्चर में सोचे तो जब महिलाएं हर क्षेत्र में इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, चाहे वो काम हो या पैसे हो या हर अपने प्रोडक्ट्स पे उसको खुद का कंट्रोल हो। और अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो अगर वो जॉब नहीं करती है तो इतने पैसे अपने खुद के लिए वो सेविंग्स कर सके कि भविष्य में उसे किसी के पास पैसे के लिए हाथ फैलाने ना पड़े। अगर जॉब करती है तो पैसे जो आते हैं उससे वो घर चलाती है, महीने का हर खर्चा खुद पूरा कर सकती है, तो वो उसे आप आर्थिक स्वतंत्र कह सकते हो, जिसमें आप किसी के ऊपर आधारित नहीं हो, ना ही पति, ना फ्रेंड, ना भाई, ना पिता। तो इतना कितना इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग शब्द है ये स्वतंत्रता, और इसमें भी आर्थिक स्वतंत्रता और उससे ज्यादा भी जब महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की बात आती है तो वो और भी रोमांचक बन जाता है, क्योंकि महिलाओं की स्वतंत्रता की जब बात आती है, सामाजिक हो या आर्थिक हो, तो समाज, घर, परिवार, जिम्मेदारियां, संस्कार, प्रणाली, रीति रिवाज, बहुत सारी ऐसी बातें सब नजर के सामने आ जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमने समाज ने महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं को जो सीमित कर रखा है। पर आज जब जमाना बदल रहा है, लड़कियां उच्च शिक्षण ले रही है, बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग्स ले रही है, हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही है, तब हमारे
तब हमें ये क्वेश्चन होता है कि हमारे देश में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण या लिमिटेशन क्यों? आज भी देश में 50% से कम महिलाएं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जुड़ी हुई है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 50% से भी कम महिलाएं, जैसे डॉक्टर कीर्ति श्रीवास ने जो आंकड़े बताए, इतनी कम महिलाएं आत्मनिर्भर है या ये कह सकते हैं कि आर्थिक डिपेंडेंट है। तो और इसी वजह से अन्याय, अत्याचार, घरेलू हिंसा जैसी हिंसा का भोग बनती है। और कई लोग मुझसे ये भी डिबेट करते हैं कि घर और परिवार और पति पर अगर आधारित रहना कोई पराधीनता नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर प्यार से, सम्मान के साथ इमोशनली डिपेंडेंट है आप तो ठीक है, अगर फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं है और ऊपर से ये सब तो नहीं होता है, सिर्फ जिम्मेदारियां हो, अन्याय और अत्याचार हो, तो क्या इसे हम पराधीनता नहीं कहेंगे? तो आज जब हम कहते हैं कि समाज में महिलाओं को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, तो हम उन्हें सिर्फ घर तक कैसे सीमित रख सकते हैं? और महिलाओं की आर्थिक पराधीनता और आश्रित स्थिति समाज में पुरुष और स्त्रियों के बीच असमानता लाती है। और सामान्यतः ये भी माना जाता है कि स्त्रियों को सिर्फ घर के कार्यों तक, पारिवारिक कार्यों तक ही केंद्रित रहना है और सामाजिक या आर्थिक उत्पादन कार्यों से दूर रहना है। तो एक फिलोसॉफी की बात करें तो जर्मन इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर नारी मुक्ति और पुरुषों के बीच की समानता तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को केवल गृहस्थी के कार्य और निजी कार्यों तक सीमित रखा जाए और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रोडक्टिव कार्यों में एंगेज नहीं किया जाएगा। तो अगर मेरे विचार से मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ जो भी अटेंडीज है, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए इन बातों पर प्लीज विचार करें। सब कुछ ठीक है तो बाहर जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है, कमाने की जरूरत है। तो एक बात समझ ले कि यही इंसान या यही परिवार या यही परिस्थिति कभी भी बदल सकती है और ऐसा होता भी है जो देखा जाता है हमारे समाज में। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि थिंक आउटसाइड ऑफ ओल्ड बॉक्स, मतलब कि अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को अपनी खुद की क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल आइडेंटिटी, जिसमें आप कोई भी अपने आप को सेल्फ एजुकेट करके एक सेल्फ मनी चॉइसेस, स्मार्टर मनी चॉइसेस आप कर सकते हो। और हमेशा थोड़ा साहसी बनिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए एंड टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें आप खुद डिसाइड करोगे, खुद डिटरमाइन करोगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसमें बी कंफर्टेबल विथ योर ओन फाइनेंशियल डिसीजंस। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी को अपने सपनों को तोड़ने की इजाजत ना दीजिए। ये आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी है और बढ़ो, आगे बढ़ो, वो सब करो जो तुम्हें अपनी पहचान बनाने में मदद करे, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स और कंडीशन के साथ आप खुशी से जिए। तो आइए अब डॉक्टर स्वाति साहू जो अभी है हमारे साथ जुड़ी हुई है। या मैम, या आई एम हियर। हाँ डॉक्टर स्वाति साहू, आपसे मैं ये बात करना चाहूंगी कि हमारे समाज में ऐसी कई कुरीतियां या कुरिवाज है जिससे महिलाएं आर्थिक स्वतंत्र नहीं है और आज के
हिसाब से महिलाओं और पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे पुरुषों को भी इसका विरोध करना चाहिए। उसके बदले देखा जाता है कि हमारे समाज में यह दूषण और भी फैला बढ़ा है और लेन देन का एक स्टेटस बन गया है। तो इसे हम कैसे रोके? अगर सरकार नियम बनाती है, सरकार अगर योजनाएं बनाती है, या पुलिस और सरकार अगर लॉ एनफोर्समेंट नहीं करेगी, तो हम समाज को किस तरह से समाज में से ये सब दूषण को कैसे एटलीस्ट कम कर सकते हैं? तो आप जरा इस बारे में हमें बताएगी डॉक्टर स्वाति साहू। या ऑफ कोर्स। नमस्कार मैडम, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप इस मंच में उपस्थित सभी सज्जनों का, देवियों का बहुत धन्यवाद। रेस फाउंडेशन, आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस फाउंडेशन, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। आप शायद दहेज के बारे में बात करना चाह रही हैं। आप चाह रही हैं कि दहेज ऐसी क्या चीज है कि दहेज की वजह से हमारा जो समाज है इतना पढ़ा लिखा रह गया, फिर भी दहेज जैसी कुरीति नहीं तोड़ पाया। मैं अगर जहां तक जानती हूँ और समझती हूँ, तो दहेज जो था वो एक ऐसी रीति थी जिसमें स्वेच्छा से एक पिता अपनी पुत्री को मायके से विदा होते वक्त प्रेम जो है उपहार दिया करता था। कुछ उसके परिवार वाले उसको सहयोगात्मक रूप से आर्थिक मदद करते थे, ताकि बिटिया को उसकी पसंद की चीजें उसके नए घर में, नए परिवार में भी मिले, और साथ ही साथ उसे एक नई गृहस्थी बसाने में मदद मिले। तो ये जो था एक स्वेच्छा और प्यार का इजहार करने का तरीका था। लेकिन कालांतर में हुआ ये कि ये एक कुरूपता ले लिया इसने, इस रीति ने इस रिवाज के कुरीति में बदल गई, जिसमें जो है ये एक सिंबॉलिक स्टेटस सिंबल बन गया। ये बहुत सारे विभिन्न स्वरूप में बदल गया है। हमारे जो प्राचीन काल में आपको वेद ग्रंथों में कहीं पर भी, हमारे जो भारत का धर्म ग्रंथ है और जो भी है, उनमें आपको कहीं पर भी इससे संबंधित कोई भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन यकीनन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आपको दहेज के स्वरूप मिल जाएंगे, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, दहेज के अलग अलग स्वरूप आपको देखने में मिलेंगे। हमारे यहाँ भी मिला कालांतर में। स्टार्टिंग में जो था, आपको अगर देखेंगे तो कहीं पर भी दहेज को उल्लेख नहीं है। वो सिर्फ एक प्यार से दिया गया सप्रेम भेंट था पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, एक कन्या के परिवार के द्वारा, ताकि कन्या की आर्थिक स्थिति भविष्य में अपने घर में अगर कभी भी परिस्थिति ऐसा कुछ हो, विपरीत परिस्थिति आए कन्या का विवाह के पश्चात, तो उसे मदद मिले। लेकिन ये सब जो है बिल्कुल बदल गया। कब बदल गया हम जान ही नहीं पाए। ये धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था बन गई, इसको हमने अपने मान सम्मान का विषय बना लिया। दहेज लेना और देना एक सामाजिक व्यवस्था बनकर हमारे मान सम्मान के विषय बन गया है। तो हमारे ऋग्वेद काल में हमारे को आपको ये देखने को नहीं मिलता है। अथर्ववेद काल में, उत्तर वैदिक जो हमारा काल था, वहां पर इसे वहतु नाम दिया गया। फिर मध्य काल आया जिसमें स्त्रीधन नाम दिया गया, और सब जगह ये उल्लेख है कि सिर्फ ये जो धन था वो पिता स्वेच्छा से अपनी पुत्री को देता था। कोई एनफोर्समेंट नहीं था उसके ऊपर, कोई दबाव नहीं होता था, कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं हुआ करती थी। लेकिन ये कब रीति कुरीति में बदल गई, ये रिवाज जो है हमारे लिए कब गले का फंदा बन गया, हम स्त्रियों के लिए कलंक बन गया, हमारी बहनों के लिए ये आत्मघाती हो गया, हम ये जान ही नहीं पाए। तो ये जो समय आप जैसे बोल रही हैं कि समाज में हमारे भारत सरकार, हमारा जो भारतीय संस्कृति थी, वहां पर ये तो पहले था ही नहीं। ये धीरे धीरे हमारे ही मन का उपजा हुआ एक बोलना चाहिए वहम है कि हमने जो है एक प्यारी सी जो रीति थी जिसमें बेटिया को उपहार दिया जाता था, उसको हमने इस तरह के उसमें तब्दील कर दिया, एक कुरीति में तब्दील कर दिया। तो जब ये कुरीतियां इस तरह से डेवलप होने लगी, तो यकीनन जैसे आपने कहा, हमारी भारतीय सरकार क्यों इसके खिलाफ है, दहेज चाहती ही नहीं। उन्होंने विभिन्न किस्म के आपके जो हैं उन्होंने लॉ बनाए, 1961 से बना रहा है। 1961 में उन्होंने लॉ लागू किया, जिसमें आपको बताया गया कि अगर दहेज कोई दे रहा है तो 5 साल का उनको सजा होगा, उनको 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। देन उन्होंने फिर बाद में एक कानून लाया जिसमें 498A, जिसमें दहेज मांगना या दहेज के लिए किसी भी वधू को तंग करने के लिए उनको सजा देने का प्रावधान है। तो इस तरह के बहुत सारे 304
भी है, जिसमें अगर किसी कन्या की विवाह के पश्चात 7 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उस पे दहेज प्रताड़ना की तो कहीं कोई केस नहीं है, उसका देखा जाता है और उस पे कार्रवाई की जाती है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, 406 इस तरह के बहुत सारे आपके भारतीय जो दंड संहिता है, जो इंडियन पिनल कोड है, वो बहुत सारे इस तरह के नियम बनाए हैं। आपने सही बोला कि सारे नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन लागू कर भी रहा है सरकार ने लागू भी किया इन सब। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये सब चीजें जो है सिर्फ बुक में ही रह गई। लोग जो बोलना चाहिए ना, कहना चाहिए कि ये सिर्फ लोग नियम डराने के लिए डंडा नहीं है। ये जब तक हम इन चीजों को, इनके तरफ जिम्मेदारियां अपने मन से महसूस नहीं करेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि दहेज लेना एक गलत बात है, कुरीति है, हमारी बेटियों के लिए एक बोलना चाहिए अभिशाप है, तब तक के ये चीजें आप चाहे दुनिया के कितने भी नियम बना लीजिए, जब तक आप स्वेच्छा से इन नियमों को तोड़ेंगे नहीं, आप स्वेच्छा से, आप अपने स्वप्रेरणा से जब तक आप इन नियमों को पालन करना छोड़ेंगे नहीं, आप इसको स्टेटस सिंबल जो बन के रह गया है उसको आप त्यागेंगे नहीं, तब तक के कल्याण नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि नियम बनाए जाते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जाता। अभी मैंने जैसे आपको कहा, एक बीए का एक कॉलेज में एक सर्वे भरा गया था बीए सब्जेक्ट में, तो उसमें बताया गया कि जो ये दहेज है, ये दहेज जो है बहुत तरीके से फायदेमंद है। ये सोचिए, आप हमारी संस्थाओं में एक हमारा, मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हम वैश्विक मंच पे बात कर रहे हैं, सब एक साथ बैठे हुए, किसी को मैं नहीं उनको बुरा भला कहना चाहती, लेकिन उस सर्वे में ये बताया गया कि दहेज एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत एक पिता अपनी बेटी के लिए योग्य वर आसानी से पा सकता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि आपकी जो ये दहेज है, ये एक ऐसी लड़की जो कुरूप है, या कहीं किसी को, बहुत सारे मामलों में कुरूप बोलना भी गलत है, मैं कभी किसी महिला को कुरूप नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये उसमें का वर्ड था। तो वो उस सर्वे का वर्ड था कि अगर कोई महिला, कोई लड़की जो बहुत खूबसूरत नहीं है, तो उसे एक योग्य वर पाने का तरीका, उसके पिता के लिए आसानी से एक योग्य वर ढूंढ सकता है अपनी बेटी के लिए, जो बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो आपका दहेज होता है, ये आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ाता है। चौथा, उन्होंने कहा कि ये जो दहेज है, इसके वजह से बिजनेस एक्सटेंशंस बनते हैं। सोचिए आप, मतलब ये आपका दहेज जो है, ऐसा नहीं है किसी भी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना चाहिए निम्न वर्ग जो है वो दहेज लेता देता है या मध्यम वर्ग देता है। ये तो सिर्फ रीति रिवाज निभा रहे हैं, रीति रिवाज के नाते कर रहे हैं, लेकिन हाई सोसाइटी में ये एक बिजनेस की तरह है। देखिए, दहेज जो है एक बिजनेस का स्वरूप है, जहाँ पर बिजनेस को एक्सटेंशन मिलता है दहेज के माध्यम से। दहेज के पैसे को एक परिवार जो है अपने बिजनेस में लगा सकता है, बिजनेस वृद्धि कर सकता है, ऐसी उस सर्वे रिपोर्ट का कंक्लूजन था। तो सोचिए आप, जब इस तरह का मानसिकता अगर लेके चलते हैं लोग दहेज के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि समाज बदलेगा, दहेज रुकेगा? तो ये कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। ये एक सर्वे रिपोर्ट का मैं आपको वंश बता रही हूँ ना, ये सर्वे किया गया था, बीए के छात्र थे, एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के साइकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट साइकोलॉजिकल ग्रुप था बीए का, जिन्होंने ये सर्वे किया, और सर्वे का कंक्लूजन ये था, लोगों की मानसिकता देखी, तो बदलनी इस मानसिकता को है। वो ऐसा किसी एक बनाते भी है, ऐसे सर्वे मानसिकता बनाते भी है। हाँ, देखिए, सोचिए, ये मानसिकता लेके चल रहे हैं, ऐसी मानसिकता बताइए तो लेके चल रहे हैं, लोगों को भी दिखाते हैं कि ये गलत। अच्छा, और ये देखकर पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब ये विवाह एक मतलब बंधन इस तरह का, ये हम जिसको पवित्र बंधन समझते हैं, दो परिवार का मिलन समझते हैं, दो आत्माओं का मिलन समझते हैं, उसको भी लोग जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना मतलब एक तरह से अपना हित साधने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो लोगों की मानसिकता है। तो जब तक लोगों की मानसिकता बदलेगी नहीं, तब तक के ये समाज नहीं बदलेगा। और वो लोग आप और मैं हैं, हमको बदलना है। हम अपने, आपका जैसा आपका रेज जो आपका है, राइजिंग एम्बिशंस फॉर यूथ, तो ये जो है, ये आपकी, हम यूथ, अब मैं हम तो यूथ ना कहूंगी, हम तो एक उम्र के बीच पड़ाव में आ गए हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन आ रही है, तो यकीनन
हमारे जो परिवार है, परिवार से लेवल से शुरू होना चाहिए। जेंडर इक्विटी वहां से पढ़ाना शुरू करना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस डायरेक्ट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हमारे बच्चे लड़की और लड़के में भेद करना नहीं छोड़ेंगे, हम भेद करना नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों में लड़की और लड़के के रूप में, यहाँ तक हमको परिवार के साथ साथ समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में जेंडर इक्विटी पढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, अब वो जमाना नहीं रह गया। हमारे यहाँ कोई भी चीज गलत नहीं है, बस सोचने का नजरिया अलग होता है। अगर पुराने जमाने में सोचा जा रहा था कि महिला घर का काम कर रही हो, पुरुष बाहर का, तो उसकी वजह ये थी कि प्रकृति ने हमें बनाया थोड़ा नाजुक सा था, और हमको प्रकृति ने एक बहुत खूबसूरत देन दी थी मातृत्व का, तो हम वो कर्तव्य निभा रहे थे। हम ऐसा नहीं था हम किसी चीज में कम थे, लेकिन हाँ, तो सामाजिक स्तर पर ये काम बांट दिया गया कि पुरुष जो है आर्थिक अर्जन करे और हम जो है हमारे परिवार का देखभाल करें, हमारे बच्चों का देखभाल करें। तो ये बात थी, ऐसा कहीं नहीं था। हमारे समाज, हमारा जो प्रकृति है वो कहीं हमें भेदभाव नहीं करता, हम उसने तो हमको इक्वल बनाया था। एक को हमको तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी इनफैक्ट। तो खैर जो भी है, तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरह की मानसिकता हटे, तो हमको पुरुष प्रधान समाज को थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये अब वो जमाना गया जहाँ से पुरुष प्रधान हुआ करते थे। कोई प्रधानता की बात ही नहीं है, हमको मेल जोल के साथ बढ़ना है, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर करना है। आप जितना जरूरी बाहर का काम समझते हैं, आर्थिक अर्जन समझते हैं, इनकम कमाना समझते हैं, उतना ही जरूरी परिवार भी है। तो आज आर्थिक स्वतंत्र हो भी रही है, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो भी गई है, तो भी महिलाएं जो घर का अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ती हैं। तो ये जरूरी है कि दहेज जैसी प्रथा जो है उसको जड़ से उखाड़ने के लिए आपकी और मेरी मानसिकता बदले। पितृसत्तात्मक जो अपना समाज है, उस पितृसत्तात्मक समाज के दोष को हमको दूर करना पड़ेगा। बेटियों को बराबर हिस्सा देना पड़ेगा उनके कर्तव्यों में, उनके संस्कारों में। जो 16 संस्कार किए जाते हैं उनमें हर जगह पुरुष ही आगे होते हैं। कई संस्कार हैं जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती। तो ये जो मानसिकता है, यहाँ पर आदमी कम ज्यादा करता है, तो ये चीजों को थोड़ा बदलना होगा। और साथ ही साथ मैं तो चाहूंगी कि अब जो है आप और मैं पढ़े लिखे हैं, स्त्री जो है अब क्या चाहती, विवाह कैसा करना चाहती, किससे करना चाहती, इसकी उसको आजादी मिले। ये जाति बंधन, ये इस तरह का जो बंधन है आपका, जाति बंधन हो गया, वर्ग बंधन हो गए, ये बंधनों को तोड़कर उनको आजादी देनी होगी अपने हमसफर चुनने की। ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों को भी आगे आना होगा। अगर उनको कोई पसंद है तो अपने परिवार को समझाना होगा। ये दहेज वगैरह की बातें जो है बहुत पुरानी हो गई। अब अगर कोई कन्या, कोई लड़की अपने आप में आर्थिक इंडिपेंडेंट है, तो कल को आपके परिवार में कोई दोस्त, कोई भी अगर समस्या आती है, तो वो खुद आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस समस्या का समाधान ढूंढेगी, आपके साथ वो उस समस्या का सामना करेगी। तो आपको उसके परिवार, उसके मैके वालों से आपको आर्थिक मदद लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके मैके वालों ने तो खुद उसे इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है कि वो अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा सके। तो ये हम युवाओं को जगाना होगा, उनमें जागरूकता लानी होगी कि अब जो है ये स्त्री कोई कम या कोई कमजोर सी व्यक्ति नहीं है, वो आपके अधीन रहने वाली व्यक्ति नहीं, वो आपकी सहभागी है। ये जो हिंदी में एक शब्द होता है सहभागिता, है ना, सहचरिणी। जो पत्नी होती है वो सहचरिणी होती है, आपके साथ चलने वाली होती है। तो ये कहीं हमारा समाज, हमारा जो परंपरा है, वो तो कहीं पे कभी भी ये बोला ही नहीं कि हम जो है स्त्री या पुरुष किसी से कम ज्यादा हैं। ये तो आपकी और मेरी जो है धीरे धीरे हमने जो है उस बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हित में ले लिया कि एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया। दोनों में से कोई कम ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। सूरज और चंद्रमा की कैसी बराबरी, दोनों अपनी अपनी जगह है। बस बात ये है कि दोनों का हमको सम्मान करना है। मैं पुरुषों को कम नहीं बोल रही, ना मैं स्त्रियों को कम बोल रही। बस ये है कि इन कुरीतियों से लड़ने के लिए हमको, आपको हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ना होगा, हमारे युवाओं को जगाना होगा। ये इस तरह के जो बोलते हैं ना जाति बंधन हो रहे हैं शादी के लिए, जो इतना अभी तो आप लव जिहाद वगैरह सब सुन रहे होंगे इंडिया में जो हो रहा है, ये सब चीजें आपको, ये बहुत, इन सब चीजों को हमको हटाना होगा समाज से। ये छोटी छोटी चीजें हमको लग रही हैं, लेकिन जिनके साथ होती है वो जानते हैं कितनी बुरी दशा हो जाती है उन लोगों की। तो हमको जो है इन युवाओं को जगाना है, और उनको जगाने के लिए उनको मानसिक रूप से उनकी बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी। उनके परिवार ने जो संस्कार के नाम पर ऐसी कुरीतियां और ऐसे बेड़ियां भर दी हैं,
कि वो जो है जेंडर इक्विटी चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब जेंडर इक्विटी को समझेंगे तो अपने आप ही इस समाज की कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। दहेज क्या, और भी बहुत सारी जो है, आपको पता है कि 2012 में ये आंकड़ा था, दहेज की वजह से हर घंटे एक महिला की मौत होती थी। 2012 का ये आंकड़ा है। इसी तरह से आप सोचिए 2012 का सर्वे था, तो अभी आज के डेट पे तो बोलना चाहिए ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपकी बिटियां जो है पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके साथ दहेज के नाम पर कितना अत्याचार हो रहा है, वो अपना हक नहीं जानती हैं। उनके साथ उनको अपना एक बोलना चाहिए इतना खर्च करके जो शादी ब्याह करते हैं माता पिता, वो वहां जाकर एक नौकर की तरह जीवन व्यतीत करती। तो ये सब चीजें जो हैं हमको महिलाओं को भी जागरूक करना होगा, उनको शिक्षा दीक्षा सही ढंग से देनी होगी, उनको जागरूकता लानी होगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरी बातों से आप में से किसी को ठेस भी पहुंचा हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ हूँ या पुरुषों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुरुष और महिला दोनों को बराबर सम्मान मिले और दोनों ही आपस में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, ऐसा था, इबारतें लिख रही है रोज, इबारतें लिख रही है रोज वो नए ऊंचे आसमानों पर, इबारतें रोज लिख रही है नए वो ऊंचे आसमानों पर, मिसालें रोज पैदा कर रही है वो इस बदलते जमाने में। 2 अक्षर का शब्द है नारी, जिसने भाव समझा उसने नारी का अर्थ समझा। तो नारी आपके अनुसार ढल सकती है, बशर्ते ये कि आप उसको सम्मान दें, उसको प्यार दें, उसको आर्थिक ही क्या सामाजिक बौद्धिक हर रूप से स्वतंत्र बनाएं, तभी इस समाज का परिवर्तन हो सके। धन्यवाद। स्वाति मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वाति मैडम की जो बातें जो हमारे समक्ष है, जो विचार समक्ष है, वो उससे हम भली भांति सब लोग परिचित है कि हमारे समाज में वास्तव में दहेज इस कारण से भी दिया जाता था कर सकेगा। और स्त्री धन, जिसे स्त्री धन कहा जाता है हमारे यहाँ, तो स्त्री धन से उसे सहायता मिलेगी और वो स्त्री धन पर पूरा अधिकार डॉक्टर श्रीवास, वास्तव में भारत की आपकी आवाज आ रही है? क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर श्रीवास मैम। अच्छा, अभी आ रही मैडम? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस, अभी मेरी आवाज आ रही है मैडम? यस, अभी आ रही तो जो स्वाति मैडम ने हमें बताया, वो थोड़ा सा इशू हो रहा था नेटवर्क का। स्वाति मैडम ने बताया सोच है, वो सोच अभी भी बदला नहीं है। आगे मैं इस विषय पर और भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो डॉक्टर शिव कुमार सहदेव जी से है। और मैं सहदेव जी को ये आंकड़े रखते हुए ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि चूंकि वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, इस फील्ड पे बहुत लंबे समय का अनुभव है डॉक्टर सहदेव जी को, तो मैं बताना चाहूंगी सहदेव जी को कि हमारे जो कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, वहाँ पे लिटरेसी का जो रेट है वो 73.4 है, लेकिन जो महिलाएं वर्किंग कर रही हैं वो 13.5% ऐसी महिलाएं हैं जो इंटरप्रेन्योर हैं, सिर्फ 13.5। केरला में 92% लिटरेसी रेट है, लेकिन 11.3% महिलाएं वर्किंग है एज ए इंटरप्रेन्योर, और आंध्र प्रदेश में 59% लिटरेसी रेट है, लेकिन सिर्फ 10% जो महिलाएं हैं वो वर्किंग है एज ए इंटरप्रेन्योर। तो हम महिलाओं को उच्च शिक्षा में तो ले आए हैं, कुछ हद तक महिलाएं अब हायर एजुकेशन में आ गई हैं, शिक्षा भी
जिसमें महिलाओं के लिए अलग अलग तरीके से सरकार योजनाएं भी बना रही है कि कोई भी ड्रॉप रेट ना हो, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर रही है सहदेव जी। लेकिन इतने हायर एजुकेशन लेने के बाद भी ऐसी क्यों कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके, या ऐसा हमें क्या प्रयास करना चाहिए जिससे ये महिलाएं एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में या और दूसरे फील्ड में अपनी जो क्षमता है उसका वो खुलकर प्रदर्शन करें और फील्ड में वो भागीदार बने और देश की प्रगति में वो साक्ष्य रहे। तो मैं ये आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि हायर एजुकेशन में कैसे ऐसी शिक्षा प्रणाली को हम बदलें जिससे महिलाओं के अंदर ये मानसिकता आ जाए कि हमें दूसरे फील्ड को भी चूज करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें आत्मनिर्भर बनना है। धन्यवाद। पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं नितांत अंधेरे में बैठा था, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अभी लाइट आई है और अच्छे समय भी लाइट आ गई। तो आपने जो प्रश्न किया है कि कुछ राज्यों में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी महिलाएं जो हैं वो कामकाजी क्षेत्र में बहुत कम हैं, तो मैं इसी बात पे अपना फोकस रखूंगा। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन इन इंडिया, आर्थिक आजादी की महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और आर्थिक आजादी का मायना हमको समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आर्थिक आजादी का मतलब होता है कि कोई भी महिला अपनी नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके बिना किसी की सहायता लिए हुए। अगर कोई महिला ये काम कर पा रही है तो मैं समझता हूँ कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। और अगर हम थोड़ा और दूर तक सोचें, क्योंकि एक लंबी उम्र तक भी हमें सोचना होता है, हम अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट उसको किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। अगर हम और ज्यादा दूर तक का सोचें तो अगर कोई महिला इस चीज में कामयाब हो जाती है तो मैं मानूंगा कि वो फाइनेंशियली सक्षम है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है वो। और अगर कोई महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? तो वो जो सिचुएशन होती है जब महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से फिर महिला एक लेजिटिमेट, एक लीगलाइज बेगर की तरह होती है। अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए उसको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और जो हमारे संविधान में आदमी के जो बेसिक राइट्स हैं, डिग्निटी, हेल्थ, उसका प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत बेसिक बातें हैं, वो सारी की सारी से वो वंचित हो जाती है। वो सब चीजें उसको नहीं मिल पाती हैं। अब जिन राज्यों में जो एजुकेशन बहुत ज्यादा है, जैसे आपने केरला का नाम लिया, तो ये जो समस्या है इसके कई बिंदु हैं। जो हमें पता है हमारा जो देश है वो रूरल इंडिया है और एक अर्बन एरिया है, और अर्बनाइज्ड एरिया थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले दिल्ली था, दिल्ली एनसीआर बन गया। जो अच्छे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी थोड़े रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, कारखाने लगे हैं वहां पर। तो जो बैकग्राउंड में, ये रूरल क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं कुछ अलग तरह की हैं। वहां पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मायना अलग है, और जो अर्बनाइज, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब थोड़ा अलग है। जैसा कि आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया मुझसे कि एजुकेशन होने के बावजूद भी महिलाएं कामकाजी क्यों नहीं हो पा रही, तो एक होता है जनरल एजुकेशन, आपने बीए की डिग्री ले ली, आपने एमए की डिग्री ले ली, और एक होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम। तो हमें अपनी एजुकेशन में कुछ इस तरह के ये जो भी समस्याएं महिलाओं से जुड़ी हैं, और उसमें एक सबसे बड़ी समस्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की है, उसका जो सबसे बेसिक कारण है वो एजुकेशन है। अगर हमारा सिस्टम, ये सरकार के लेवल की बात कर रहा हूं मैं, औरत को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली बनाने के लिए समाज का योगदान है, परिवार का योगदान है, सरकारों का भी योगदान है। तो सरकार के स्तर पे क्या क्या करना चाहिए, समाज के स्तर पे क्या क्या करना चाहिए, और परिवार के स्तर पे क्या क्या करना चाहिए, इन सब चीजों का जो मूल जो है वो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन को सही तरह से महिला तक पहुंचा पाएं, अभी तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, बहुत सी महिलाएं आज भी पढ़ाई लिखाई के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। अभी एक कम्युनिटी, मोहम्मदन कम्युनिटी से मुझे एक साथी मिले, और वो बहुत फख्र महसूस कर रहे थे इस बात को कहने में, मुरादाबाद में रहते हैं वो, कि मेरी लड़की जो है वो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकली जिंदगी में, और उसकी शादी हुई तो उसको दीवार टपा दी गई दूसरे घर में, और वहां उसकी शादी हो गई।
और ये बात वो कहते हुए बहुत फख्र महसूस कर रहे थे कि मेरी लड़की ने बाहर की दुनिया नहीं देखी, तो नेचुरली पढ़ी भी नहीं होगी। तो हमें महिलाओं को परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे सही तरीके से एजुकेशन देनी चाहिए। जो एजुकेशन है वो जनरल एजुकेशन, उसके साथ हमें उनको स्किल डेवलपमेंट की भी सिखानी है कि ताकि जैसे अब महिलाओं से जो बेचारी कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनसे जो रिलेटेड काम है, जैसे कि कुछ स्टेट्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, पापड़ बनाए गए, हमने कुछ महिलाओं को इकट्ठा करा और कोऑपरेटिव बना दी। अब उस कोऑपरेटिव में महिलाएं बेचारी सक्षम नहीं है, उनका परिवार उनको अलाउ नहीं करता, अगर परिवार अलाउ कर भी दे तो पैसा नहीं है उनके पास, तो कुछ कोऑपरेटिव बनाकर कुछ सरकार से सुविधाएं लेकर एक मशीनें लगाई गई और पापड़ का व्यवसाय शुरू कर दिया, कहीं अचार बनाने का व्यवसाय शुरू कर दिया, कहीं सिलाई बुलाई कढ़ाई का व्यवसाय शुरू कर दिया। ये बातें मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो उससे बहुत सी महिलाओं को रोजगार मिला और उनके घर के आसपास उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। ग्रामीण क्षेत्र में हमको एक कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, महिलाओं को एकजुट करना पड़ेगा और उसमें हमको उनको ये स्किल्स जो उनके बड़े उनके बहुत आसपास है, उसमें हमें उनको जोड़ना होगा ताकि वो कंफर्टेबली इस काम को कर सकें। और जैसे मैंने बोला कि जनरल एजुकेशन लिटरेसी रेट अगर बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है और हायर एजुकेशन नहीं है, इस तरह की बातें भी हमको एजुकेशन में जोड़नी पड़ेगी ताकि महिलाएं अपने घर से आगे निकले। और एक और बड़ी बात है कि महिलाओं को उनका जो जैसे मैं ये समझता हूँ कि जो महिलाएं अपने घर पे काम कर रही हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, वो उसकी भी वैल्यूएशन होनी चाहिए। एक महिला घर पे रह के सुबह से शाम तक काम करती है, उसकी वैल्यूएशन, उसको उसका भी पेमेंट मिलना चाहिए उसको। तो सरकार के स्तर के ऊपर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाने चाहिए जिससे कि हम हस्बैंड की कम से कम 1/3 जो उसकी इनकम है वो डायरेक्टली महिला के खाते में जाए, ताकि महिला भी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस करे। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर सरकार इस बारे में सोचे कि हर व्यक्ति की 1/3 जो कमाई है वो डायरेक्ट उसकी खाते में, महिला के, उसकी वाइफ के खाते में जाए, ताकि उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एहसास हो। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आने से कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जबरदस्त होते हैं, क्योंकि एक महिला जो है वो पूरी परिवार की बुनियाद होती है। अगर महिला पढ़ लिख गई, उसके अंदर आत्मसम्मान आ गया, आत्मनिर्भरता आ गई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गई, तो नेचुरली अपने बच्चों को भी वो अच्छी शिक्षा दे सकती है, उनको भी आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम होगा अगर सरकारों के लेवल पे इस बात को ध्यान दिया जाए और समाज के लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएं जिनमें महिलाओं से जिस तरह के वो काम कर सकती हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। और बेसिक स्तर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी महिलाएं शिक्षा से वंचित हैं उनको इस क्षेत्र में लाया जाए। हायर एजुकेशन तो बहुत बाद की चीज है, स्किल डेवलपमेंट बाद की चीज है, वोकेशनल ट्रेनिंग बाद की चीज है। जैसे आंगनवाड़ी में आजकल जो है ये वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन दी जाए उनको, क्योंकि जब व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो सोचने की क्षमता रखता है, जब वो सोचता है तो रास्ते अपने आप निकालता है। तो हमें एजुकेशन का प्रसार करना होगा सही तरीके से, महिलाओं को एकजुट करना होगा समाज के लेवल पे। और सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक स्कीम लागू हुई है। और जैसे बिहार में लड़कियों को स्कूल बहुत पास नहीं होते, उनको साइकिल दी जा रही है, किताबें दी जा रही हैं, खाना दिया जा रहा है। तो इस तरह के इंसेंटिव और भी देने की जरूरत है ताकि महिलाओं में जागरूकता पैदा हो और वो एजुकेशन की फील्ड में आए, पढ़े लिखे और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते की तरफ ये उनका एक पहला कदम होगा, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ऐसे बहुत से कानून हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो है महिला का बराबर का अधिकार है, लेकिन जो हमारे सामाजिक ताना बाना है उसमें महिलाएं उस चीज को क्लेम नहीं करती। तो मैं चाहता हूं कि समाज में इस कानून को थोड़ा और बदलाव करके बाय डिफॉल्ट अगर किसी हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली 50% प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम हो जानी चाहिए। ऐसे ही अगर कोई पिता
कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और अपने बेटों के नाम करता है तो उसी तरह का एक हिस्सा ऑफ बाय डिफॉल्ट उसको अपनी बेटी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बेटियां हक लेती नहीं है अपना। ऐसा कानून तो है लेकिन उसका सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये मुझे कहना था एजुकेशन के बारे में, ये एजुकेशन में किस तरह के बदलाव लाए ताकि महिलाएं जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और बहुत सी महिलाएं मार्जिनल लेवल पे होती हैं, वो इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो फिर वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाती हैं। तो उनका जो फ्यूचर प्लान है पेंशन की, हमें कोई ऐसी स्कीम रखनी चाहिए। और जो सिंगल मदर हैं और जो डाइवोर्सी महिलाएं हैं उनके लिए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखती है। उनका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि उनको जो दुविधाएं होती हैं, जिस तरह की स्ट्रगल वो करती हैं, और उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं ताकि वो इन समस्याओं से बाहर आएं। तो समय की कमी है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी बेल्ट की अगर मैं बात करूँ, हिंदी बेल्ट से मेरा मतलब है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे महिलाओं की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है। और जो महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं वो फिर वो सुसाइड का रास्ता अख्तियार करती हैं। अगर आप आंकड़ों को देखें तो पिछले दिनों में बहुत सी महिलाओं ने वहां पे सुसाइड करा है। और अनपढ़ महिला बेचारी डाइवोर्स कराए तो सोच ही नहीं सकती। और अगर डाइवोर्स की अगर हम अर्बन एरिया में आ जाएं तो अगर एक महिला, उसका पति उस पर अत्याचार करता है तो अगर वो डाइवोर्स की बात सोचे तो उसके लिए भी फाइनेंसिस चाहिए, आपको वकील हायर करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो वो भी इस चीज को तब नहीं कर पाएंगे जब तक एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको ना मिले। तो एक पिता होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि महिलाओं को वहीं से हम एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पाठ पढ़ाएं। और फिर पति होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि अपनी महिलाओं को हम अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए उनका साथ दें। और समाज की और सरकार की भी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, मुझे उम्मीद है कि सिचुएशन और बेटर होगी। धन्यवाद। डॉक्टर सहदेव, आपकी हर बात से सुनकर बहुत अच्छा लगा। सही आपने कहा कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर क्षेत्र में देखा जाता है कि कहीं भी समानता नहीं है। जो आपने कहा कि अगर महिलाएं घर में है तो उसको घर में काम करने का तो कोई सैलरी मिलता नहीं है, नहीं मिलती है। हाँ, तो ये भी सही है कि जब हमारा देश, अगर हम ये कहें कि सामाजिक और पारिवारिक फैमिली ओरिएंटेड हम लोग ज्यादा है, तो फिर महिलाओं को अगर घर तक सीमित रखते हो तो अगर बाहर जाके पुरुष काम करता है, घर को संभालती है, महिलाएं बच्चों को संभालती है, आपके माता पिता को संभालती है, तो उन्हें डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि 1/3 भी अगर मिल जाए तो भी वो अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ द लाइफ में वो अपने आप को सेफ सरवाइव कर पाएंगी, इकोनॉमिकली सेफ महसूस कर सकती है। तो और जहां तक हो सके, हम अगर देखो इंडिया की अगर बात करें, हम कहते हैं कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, तो महिलाएं ज्यादा बाहर काम करेगी तभी इकोनॉमीज ग्रो होती है। मोर वीमेन वर्क, इकोनॉमीज ग्रो, सिंपल बात है। और ग्लोबली भी ऐसी, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है। 2.7 बिलियन वीमेन legally are restricted from having the same choice of job as men. ऐसी कई सारी क्षेत्र है जहाँ पर महिलाओं को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि अरे ये काम तुम नहीं कर सकती हो, वो काम तुम नहीं कर सकती हो। 5% of Fortune 500 CEOs are women. Only 5%. तो आप सोचिए कि बड़े लेवल पे भी नहीं है। और आपने जो अभी कहा कि ग्रामीण महिलाएं जो आत्मनिर्भर नहीं है, उन्हें अगर डिवोर्स भी लेना हो तो उन्हें ये एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना पड़ता है कि भाई वकील रहना। तो आप ग्रामीण की बात करते हो, मेरे पास अमेरिका में ऐसे केसेस है जिसमें लड़कियां जब जॉब नहीं करती होती है और जब डिवोर्स की बात आती है तो उन्हें मुझे यहाँ की गवर्नमेंट के लॉयर्स से बात करा के अगर हमें हो सके तो लॉयर्स की फीस को हम कैसे पे करें, वहां तक
वो भी क्वेश्चन होता है एक। तो ये बहुत जरूरी है, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्या इधर अमेरिका में ये हालत है लड़कियों की कि अगर उन्हें डिवोर्स लेना है तो नहीं ले पाती, क्योंकि सबसे पहली बात आती है डिवोर्स लॉयर के लिए पैसे नहीं है। तो वहीं से मैं अपने आप को फिर और एक पावरफुल और मैं समझता बात है। कहना चाहता हूँ कि इस प्रोसेस में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन शुरू हो जाता है। जब वुमेन इस तरह की चीजों में हेल्पलेस हो जाती है तो कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं वुमेन को। हाँ, तो यहीं पर मैन ज्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करता है ना कि अब ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी। हाँ, तो हर चीज में मतलब देखा जाए तो इवन नॉट ओनली फैमिली लेवल पे, इवन वर्क प्लेस पे भी कि वायलेंस एंड हरेसमेंट इतना है कि रिगार्डलेस ऑफ एज, लोकेशन, इनकम, सोशल स्टेटस, इवन वर्ल्ड लेवल पे भी ये बहुत कुछ है। तो अगर ग्रामीण लेवल की आप बात करें तो जो फार्मर्स है, वो फार्मर्स महिलाएं बहुत सारी जो वर्क करती है एज अ फार्मर, बट उनका अपनी जमीन पे कंट्रोल नहीं होता है, और ना ही ओनरशिप होती है लैंड की, और ना ही जो अपने मेल काउंटर्स के कंपैरेटिवली जो प्रोडक्टिव एसेट्स होती है उसमें भी उनका कोई कंट्रोल होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं की समानता नहीं है। तो आइए अब डॉक्टर तन्वी शाह, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो इतनी असमानता के बीच, आप तो एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, आप जब बाहर की दुनिया में जाते हो तो दुनिया में, बाहर की दुनिया में कामकाजी क्षेत्र में काम करने में मेडिकल लेवल में तो ठीक है, और अलग अलग कितने क्षेत्रों में महिलाओं को होना चाहिए और नहीं है तो क्यों नहीं है, इतनी सारी दिक्कतें क्यों है, और उसको दूर करने में हम समाज को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आपकी उसके लिए क्या राय है? डॉक्टर तन्वी शाह प्लीज। जी नमस्कार। अभी तक हमने जो बातें की वो ज्यादातर ग्रामीण लेवल से जुड़ी हुई है। अब हमारा जो तजुर्बा है, 10 साल का तजुर्बा है अपने व्यवसाय में, पर यहाँ से आपको जो बात जानने को मिलेगी वो सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट से है, सो कॉल्ड डेवलप्ड सिटीज से है, और जो ग्लैमरस जॉब्स होती है वहाँ की कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूंगी, और उनको मैं तीन परिमाणों से आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या मर्यादाएं होती है। एक मर्यादा ये होती है कि औरत की खुद की शारीरिक मर्यादाएं, क्योंकि उनको महीने में एक बार माहवारी का टाइम आता है, उनकी एज के रिलेटेड गर्भकाल का समय आता है, प्री मीनोपॉजल स्टेट आता है, तो उस टाइम पे औरतें कुछ ज्यादा इमोशनल लेबाइल होती है, उन्हें कुछ ज्यादा केयर की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, अगर वर्क प्लेस पे आपको कोई ट्रोलिंग या बुलिंग का सामना करना पड़े तो फिर ये आपको मानसिक रीत से विचलित कर देती है, और तब ऐसा होता है कि औरत तो कभी मैदान छोड़ के ही चली जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं भाई, आर्थिक रीत से हम सक्षम है, हमें ऐसा कुछ सहन करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सो कॉल्ड सुधरे हुए कुटुंबों की समस्या मैं बता रही हूँ कि ऐसा भी एक होता है। दूसरी चीज, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी भी कार्य की शुरुआत को आपको 3 दौर से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और फिर स्वीकार। तो जब औरतें ऐसे क्षेत्र में जाती है जहां वो पहली महिला है या महिलाएं बहुत कम है, तब क्या होता है कि पुरुषों की स्थान में एक उनकी स्वतंत्रता, उनके कल्चर पे थोड़े लिमिटेशन आ जाते हैं कि वो जितने फ्रैंकली एक दूसरे से बात करते हैं वो सब उनको थोड़ा लिमिट में रहना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि कुछ टाइप की लूज कमेंट्स शुरू हो जाती है, कुछ नहीं तो फिर आपके पहनावे, आपके दिखावे पर लोग कमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें भी स्त्रियों को एक अड़चन के रूप से होती है अपने कार्य में। तीसरा ये होता है कि शुरुआत में आप लोगों की मजाक सुनते रहते हैं, फिर आप अपना काम कहीं पे भी साबित करते हो
तो एक विरोध होना शुरू होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। भले वो अंदर से सोचते हैं कि ये सही है, पर एक जो बोलते हैं ना, एक ईगो क्लैश होता है। और लास्ट में अगर कोई भी तरह से आप कार्यदक्ष निकलते हो तो फिर उन लोगों को ये स्वीकार करना ही पड़ता है। तो ये सब थोड़े इनिशियल हिकअप्स होते हैं, पर ज्यादातर क्या होते हैं कि महिलाएं इमोशनली लेबाइल होके ये जो टाइम होता है ना, उसी दौर में कुछ ना कुछ ऐसे कदम ले लेती है कि नहीं मुझे अब करना ही नहीं है, छोड़ देना है, ये सब चीजें आती है। तीसरा ये आता है कि आपकी आपका कार्य क्षेत्र एकदम अच्छा है, आपके परिवारजन एकदम सहकार देते हैं, तो फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है। आपको आपके नेबर को आपके घर में गंदगी दिखाई देती है, आपके रिश्तेदारों को ऐसे लगता है कि ये बहुत कमा रही है इसलिए उसके परिवार इसका सब कुछ चला लेते हैं। ऐसे हमारे परिवारजन या हम में कुछ भी ऐसे विचार भी नहीं होते हैं, लेकिन ये सब फिर इंड्यूस होना शुरू होता है। अगर आपकी सास आप पे गर्व ले रही है तो उनका ऐसा बोलेंगे, अरे ये बच्चा कब करेगी, अरे ये क्या होगा, आपका परिवार कब आगे बढ़ेगा। तो ये भी थोड़ी सामाजिक तौर से ये सब सुधरे हुए समाज की क्या बोलते हैं विशेषता है। तो डॉक्टर तन्वी, यहाँ मैं एक आपसे बात पूछना चाहूंगी, ये बच्चा कब करेगी क्योंकि वो बाहर कमाती है, पुरुषों को ऐसा कोई नहीं क्यों पूछता कि भाई ये तो बाहर कमाता है, ये बच्चा कब करेगा? क्यों ये बच्चा करना महिलाओं के ऊपर ही थोपा जाता है? क्यों घर की जवाबदारी, घर गंदा है तो पुरुषों के ऊपर नहीं पूछा जाता, अरे देख किसका घर कितना गंदा है? क्यों? तो समाज की इतनी पर्सनल लाइफ में इंटरफियरेंस क्यों? अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, अगर समाज, घर, परिवार सब साथ दे रहे, तो क्यों समाज का इतना इंटरफियरेंस? आफ्टर ऑल इट इज समाज ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो हमारा ऐसा मानना है कि आप किसी को भी कन्विंस मत कीजिए, आप व्यर्थ चर्चा में अपनी शक्तियां बर्बाद करने के बजाय अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने परिवार पे फोकस कीजिए और अपनी कार्यदक्षता कैसे सुधारे, अपनी क्षतियां कैसे कम करें, उसमें आपकी शक्ति को केंद्रित कीजिए। क्योंकि अगर ये सब चीजें हमें विचलित कर गई ना, तो फिर हमारे में पोटेंशियल होगा, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैंने कहा कि ये सब एक इनिशियल हिकअप्स होते हैं कि आपको ये 6 महीने 1 साल जैसा टाइम ऐसा जाता है, फिर वही समाज अगर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया तो आप पे गर्व करेगा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ जो पहले आपकी पूंछ खींच रहे थे। तो ये सुधरे हुए समाज की कुछ विडंबनाएं हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी को सुधारने मत जाइए, और चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा तैयार करें। जेंडर इक्विटी तो यहाँ पे है ही, हमारे हम जो कल्चर में रह रहे हैं वहाँ ऐसा है कि पति देव भी कुकिंग में हेल्प करते हैं, सब कुछ है। पर अब यहाँ पे एक दिक्कत ऐसी है इस समाज में, बच्चों को बहुत सारा स्पून फेड बनाया जाता है, क्योंकि माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हमने जो अपने बचपन में किया, हमें इनको ये नहीं करना है। तो ये हम अपने ही बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अभी तो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो जेंडर इक्विटी के साथ थोड़ा थोड़ा हमें ये भी करना है कि अपने बच्चों को उनके एज के लेवल से कुछ आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि क्या होता है, स्त्रियों को बाहर भी काम करना पड़ता है, घर में भी काम करना पड़ता है, और फिर एक गिल्ट रह जाता है कि हम हमारे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है, आप घर में आते हो, आपको उनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो एक जेंडर इक्विटी के साथ आप बच्चों को भी उस तरह से उनकी परवरिश कीजिए कि वो अपना काम कुछ अपनी तरीके से निपटाने लगे, तो माँ बाप भी आपके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। और जब वो देखेंगे कि हमारे दोनों पेरेंट्स में एक रिस्पेक्ट की भावना है, तो वो तो उनमें आपो-आप आने ही वाला है कि वो देखेंगे कि हमेशा ऑपोजिट जेंडर का एक रिस्पेक्ट हमें करना है। और स्त्रियां कुछ नहीं चाहती, वो हर जंग खेल लेती है, बस उनको जरूरत होती है थोड़े प्यार और रिस्पेक्ट की। तो अगर ये चीज उनके बच्चों में आए कि नहीं, हम
हमें भी उनको उनके तरफ एक रिस्पेक्ट दिखाना है। ये भी बाहर जाती है, ये सभी ये सभी मोर्चों पे लड़ रही है, तो थोड़ा परिवार मीन्स अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह से हमें तैयार करना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि समाज को आप सुनिए ही मत, जो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो ये हमारे लिए हमें ज्यादा कार्यदक्ष बनाने के कदम है, तो उनका आप वेलकम कीजिए, पर दूसरों की बातों को यहाँ से डालने की भी जरूरत नहीं कि यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से ही गेट आउट करके और किसी को आप समझाने मत जाइए। आप अपनी शक्तियां अपने पे ही केंद्रित करिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को इतना सक्षम बनाएं। दूसरी चीज ये है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि अदर फील्ड, जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब फील्ड्स में अब ज्यादातर जेंडर इक्विटी है, पर एक तरोताजा उदाहरण हमारे पास है जैसिंडा आर्डन जी का। वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है, 37 साल की आयु में वो प्रधानमंत्री बनी है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही वो माता बनी, और जैसे ही उनकी मैटरनिटी लीव खत्म हुई, उन्होंने अपना कार्य भी संभाल लिया। और अभी करंट पैंडेमिक में हम देखें तो उन्होंने जो सकारात्मक स्टेप्स जो प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, तो पैंडेमिक में भी न्यूजीलैंड इज डूइंग बेस्ट। वहां पे मृत्यु दर एकदम कम है, इन्फेक्टिविटी का दर कम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये गर्भवती हुई तो उसका कोई कार्य क्षमता इसकी घट गई, अब इसके बच्चे हो गए तो वो फिर देश की जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और जो जैसिंडा मैनिया चल रहा है वो भी उनके लिए एक पॉजिटिव वो है, बोलते हैं ना पॉजिटिव, एक वो है कि लोग इतना आदर प्रेम दे रहे हैं तो वो अपनी कार्यदक्षता बढ़ा रही है। तो ज्यादातर स्त्रियों को यही होता है कि उनके कार्य क्षेत्र पे, उनके परिवार में, उनके समाज में उनको एक रिस्पेक्ट से देखा जाए। फिर ये सब जो लूज टॉक्स होती है कि ये रात को 12 बजे आएगी, क्या खाना खिलाएगी, सबको ठंडा खाना पड़ता है, वो तो ये जो ऐसी विचारधारा रखते हैं उनसे तो आप 100 कदम दूर रहिए और उनको कोई भी बात पे कन्विंस करने मत जाइए। इससे अच्छा है कि हम अपनी शक्तियां अपने कार्य और अपने परिवार पे फोकस करें। और एक गुजराती में एक लाइन है कि अगर आपको मेरा सवाल ये है कि समाज में कैसे बदलाव लाना है, तो 50% समाज कभी भी नहीं सुधरेगा। उनके पास सैकड़ों और हजारों दलील है, उनके पास नकारात्मक उदाहरण बहुत है कि इनके घर से गए और फिर ये हो गया, फैमिली ब्रोकन हो गया, ये वो। तो हमें वो नकारात्मक उदाहरण कभी भी नहीं देखने हैं, हमें अपने आप को बदलना है। और जैसे मैंने कहा कि किसी को कन्विंस करने के बदले खुद एक स्थित प्रज्ञ सिचुएशन में आओ कि कोई जो भी बोले मुझे ये करना है, मुझे कोई भी नकारात्मक चीज अपने दिमाग में नहीं डालनी है। तो हमारे गुजराती में एक थोड़ी लाइन्स है कि कोण रे डूबाड़े वળી कोण रे उगारे, कोण लई जाए सामे पार रे, एनो को करवैयो आपणी बहार नहीं, आपने ज आपने छइये हो बेरू। उसका मतलब है कि कौन हमारी नैया पार लगाएगा, कौन हमें डुबाड़ेगा, वो और कोई नहीं है, हम खुद ही हैं। तो एक आत्मविश्वास हर एक महिला को रखना चाहिए। और एक दूसरी समस्या हमने यहाँ पे देखी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पति से भी कुछ ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, पर हम लोगों में इकोनॉमिकल स्मार्टनेस नहीं है। तो क्या है कि हमारी जो भी धनराशि कमाई गई है उसका मैनेजमेंट इधर आपके पापा, आपके ससुर जी या आपके पति करेंगे। इसमें कभी कभी क्या हो जाते हैं कि जो धनराशि के केयर टेकर है उनके साथ कुछ हो गया तो फिर आपको पता भी नहीं होता है कि ये पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ये अगर हमें निकालने हैं तो कहाँ से निकालेंगे। तो एक हायर सोसाइटी में ये भी एक इश्यू है कि स्त्रियां अर्न अच्छा करती है, उनकी कमाई भी अच्छी होती है, लेकिन ये चीज एक उनमें लेक होता है कि उनको ये भी सब पता चलना चाहिए कि अगर घर में कुछ आर्थिक अड़चन आ गई
तो फिर हमें हमारे पास वो भी होना चाहिए कि इमरजेंसी में हमें कहाँ से वो करवाना है। ये तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम बोलते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फिर भी वो फाइनेंशियली इग्नोरेंट है, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो कहाँ खर्च होती है, कहाँ इन्वेस्ट हुई है, वो 15 से 20% महिलाओं को पता होता है, बाकी की महिलाओं को नहीं पता होता। तो ये भी एक इवॉल्विंग इश्यू है। राइट। तो डॉक्टर तन्वी, आपकी बात से हर बात से सहमत इसलिए हूँ क्योंकि अब जो कहा कि महिला है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है बट फाइनेंशियली इग्नोरेंट है, ये बहुत सही है। मैंने देखा है कि लड़कियां जॉब करती है और उसके पैसे आके पति के साथ जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं और वहां से पूरा मैनेजमेंट हस्बैंड ही करता है, ठीक है। तो उसको तो पता ही नहीं है कि उसके पैसे का क्या हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने खुद ने भी देखे हैं। सो दिस इज ट्रूथ अबाउट आवर सोसाइटी। चलो, तो ये आधुनिक समाज जो है उसमें ये जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो नवीन प्रवृत्तियां हो रही है, जो दिख रही है, उसके अनुरूप परिवार और समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुनर्भाषित करने की जरूरत है। बहुत ही एकदम फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि मैरिज की एज भी महिलाओं की 18-21 होनी चाहिए। अर्बनाइजेशन, इन्फ्लेशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऐसे कई परिवर्तन क्षेत्र है ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व में परिवर्तन की अपेक्षा करनी बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर श्रीवास। यस मैम। डॉक्टर तन्वी शाह जी, आपने जितनी भी बातें बोली, मेरी आवाज आ रही होगी? स्वाति मैडम, मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? क्लियर है? यस। डॉक्टर तन्वी शाह जी ने जिस तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की स्थिति को यथार्थ रूप से हम लोग को समझाया, बिल्कुल यथार्थ बातें उन्होंने की है, जो हम सभी आपस में, मैं हूँ, चाहे स्वाति मैडम हूँ, चाहे दीपिका मैडम हो, चाहे तन्वी जी हो, हम सबके अनुभव वही है कि महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी भी होती है। साथ में सामाजिक भेदभाव जो बार बार बोला जाता है कि ये महिला वर्किंग कर रही है तो ये अपने बच्चों की तरफ देखभाल नहीं कर रही है, घर के लोग ठंडा खाना खा रहे हैं, इस तरीके की बातें वास्तव में होती हैं। और आपने बिल्कुल यथार्थ से परिचय कराया है कि ये हमारी भारतीय सोच कहीं न कहीं महिलाओं को स्वावलंबी होने से और महिलाओं तन्वी जी, वो वास्तव में मैं इससे एग्री करती हूँ। कई बार बहुत सारी महिलाएं अपने पैरों को पीछे इसलिए खींच लेती हैं, अपनी नौकरियां छोड़ देती हैं सिर्फ पारिवारिक दबाव में कि नहीं, मेरे कारण घर डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी उसी को लेनी है। और इस वजह से कई महिलाएं भारत में अपनी नौकरी को, अपनी पोजीशंस को, प्रमोशन नहीं लेती हैं, महिलाएं प्रमोशन छोड़ देती हैं कि नहीं, घर डिस्टर्ब होगा, प्रमोशन में से बाहर जाना पड़ेगा। तो वास्तव में आज की जो परिचर्चा थी वो बहुत सार्थक थी। साथ में मैं डॉक्टर सहदेव जी को तो स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक नया सजेशन दिया कि पुरुषों की सैलरी का 1/3 पोर्शन हाउस वर्किंग महिलाओं को बिना बोले डाल देना चाहिए। उनका एक वैल्यूएशन होना चाहिए और उस वैल्यूएशन के आधार पर उन महिलाओं को वो सैलरी दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर भी आत्मसम्मान हो और समाज को ये मैसेज मिले कि जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं वो भी वास्तव में उतना ही योगदान दे रही है। तो ये बहुत अच्छा सजेशन था। उन्होंने भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से लेकर शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति से अवगत कराया, हायर एजुकेशन की महिलाओं के लिए जो प्लान चल रहे हैं उससे हमें अवगत कराया। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति साहू जी ने जिस तरीके से दहेज के वर्तमान स्वरूप जो बदल रहा है, पुरानी कुरीतियों से लेकर दहेज का जो वर्तमान स्वरूप जो बदला है, लेन देन की जो व्यवस्था हमारे समाज में आई है, हमारे देश में जो आई है, उसको लेकर उन्होंने बृहद रूप से अपना विचार व्यक्त किया और एक दर्द बताया भारतीय लड़कियों का, उस परिवार का जिन परिवार के ऊपर ये लेन देन के कारण जो वो परिवार मुसीबत झेलते हैं या परिवार के ऊपर दबाव आता है या उस लड़की की शादी किस कारण से
टूट जाती है तो वो दहेज को रिकवरी करना, एक सार्थक उद्देश्य के साथ ये परिचर्चा डॉक्टर स्वाति साहू जी ने भी बहुत अच्छे से अपने विचार को रखा। विभिन्न क्षेत्र के माध्यम में से हमने जाना कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना क्यों जरूरी है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए। तो जिस उद्देश्य से ये परिचर्चा रखी गई थी, ये परिचर्चा कहीं ना कहीं एक आज एक सार्थकता के साथ, एक संपूर्णता के साथ, एक संक्षिप्तता के साथ आज हम लोग लेकर जा रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज 4 लोगों के विचार 4000 के विचार बनेंगे और 4000 से 4 करोड़ के, और ये विचार बढ़ते जाएंगे। नई पीढ़ी जरूर इन विचारों से सहमत होगी। हम इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। अपने रेस फाउंडेशन मैडम जो है, हमारे जो फाउंडर हैं, वो कहीं ना कहीं इस बहुत अच्छे जो गुड थॉट्स को लेकर अपने जो रखी थी वेबिनार, ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को प्रेरणा देगा कि किस तरीके से हम महिलाओं को मजबूत बनाएं। क्योंकि हमारे वेबिनार का समय समाप्त हो रहा है। हम सभी ने, आप सभी जितने भी गेस्ट स्पीकर थे, डॉक्टर तन्वी शाह मैडम, डॉक्टर स्वाति साहू मैडम, डॉक्टर सहदेव सर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमसे जुड़े हुए थे, मैं सभी को स्पेशल थैंक्स करती हूँ। और रेस फाउंडेशन की तरफ से मैडम दीपिका को भी मैं स्पेशल थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतना सार्थक वेबिनार हम सबके लिए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी को हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी हम अपने समाज के लिए, देश के लिए उत्तम कार्य करते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Thank you.